चलिए बेटा, आप सब लोगों का टीचर भर्ती गुरुकुल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, जो कि एसएसजी गुरुकुल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का ही पार्ट है। आप सब लोगों को शिक्षक भर्ती में अच्छा करने के लिए आप सभी के लिए एक नए चैनल को क्रिएट किया गया सर की तरफ से। तो आप सबका पुनः एक बार इस चैनल पर भी हार्दिक स्वागत। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे शिक्षण की। किसकी बात करेंगे? शिक्षण की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। हम लोग छोटे छोटे अध्यायों के माध्यम से, छोटे छोटे अभ्यास के रूप में चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कहीं भी समस्या लगती है, उस समस्या को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और उन छोटी छोटी क्लासेस से मैक्सिमम जो आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उन सब की चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जो पढ़ते हैं, हमें ये नहीं पता चलता है कि हमें पेपर के लिए क्या तैयार करना है। मैं आप सब लोगों को पढ़ाने से पहले एक बात बता दूं। शिक्षण से अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो शिक्षण से, शिक्षण के प्रकार से पूछे गए हैं, शिक्षण की अवस्थाओं से पूछे गए हैं, शिक्षण के सिद्धांतों से पूछे गए हैं और इसी को जोड़ते हुए सूक्ष्म शिक्षणों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है? चूंकि अभी तक सुपर टेट के सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर हुए हैं और दोनों पेपरों में यहाँ से प्रश्न मैक्सिमम पूछे गए हैं, इसलिए आइए हम बात करते हैं शिक्षण किसे कहते हैं। आप सबको पता होगा, चूंकि पढ़ने से पहले हम आपको बता दें क्या क्या हमें पढ़ना है, तो हम बता दें आपको शिक्षण के अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? शिक्षण के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षण की परिभाषा पढ़ेंगे और उन परिभाषाओं के अंतर्गत हम आपको एच.सी. मॉरिसन की परिभाषा और स्किनर की परिभाषा बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग चर की बात करेंगे। एडम्स महोदय के द्वारा और जॉन डीवी महोदय के द्वारा कितने चर बताए गए हैं, और फिर हम लोग अवस्थाओं की बात करेंगे कि टालमैन महोदय के जो शिक्षण प्रतिमान था, वहाँ से शिक्षण की अवस्थाएं कितनी बताई गई। ये सब हम लोग थोड़े थोड़े समय पर बात करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यान क्या देना है? ध्यान जो देना है वो देना शुरू कर दीजिएगा और अब ध्यान अपनी स्क्रीन पर ना देते हुए मुझ पर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं लगातार आपको बोलूँगा और आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। मैंने बेटा अक्सर एक बात क्लास में कही है, एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो शिक्षण होता है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है सीख प्रदान करना। क्या करना बेटा? सीख प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना। अर्थात कहीं ना कहीं एक शिक्षक के द्वारा एक विद्यार्थियों को जो शिक्षण या टीचिंग कराई जाती थी, उस टीचिंग के दौरान जो सिखाया जाता था, जो ज्ञान प्रदान किया जाता था, जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करके हम लोग कक्षा कक्ष में जाने के बाद बच्चों को सिखाने का प्रयास करते थे और बच्चा उस प्रयास से अपने आप को और अच्छा करने में सफल हो जाता था, उसे हम शिक्षण कहते थे। या हम उसे शिक्षण कहते हैं, कहते थे नहीं, कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? शिक्षण को और अच्छे से यदि परिभाषित किया जाए तो शिक्षण की एक परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं, टीचिंग को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को याद होगा एक कक्षा कक्ष में बैठे हुए 30 विद्यार्थी, 30 और 1 का रेशियो होता है बेटा, प्राइमरी में होता है ना। तो एक कक्षा में बैठे हुए 30 विद्यार्थी, उस 30 के 30 विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को की गए शिक्षण कार्य से सफलता प्राप्त हो जाए, कि किए जा रहे शिक्षण कार्य से उसके ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम शिक्षण, इसी को हम टीचिंग कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वृद्धि लगातार की जाती है, जो शिक्षक विद्यार्थियों के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, वो कहीं ना कहीं टीचिंग का एक माध्यम होता है और इस माध्यम के द्वारा एक बच्चा अपने शिक्षक से और एक शिक्षक अपने उस बच्चे को सीख प्रदान करने की जो कलाएं प्राप्त कराता है, उसी को हम शिक्षण कहते हैं। समझ में आ रही बेटा बात? अर्थात शिक्षण तो मैंने आपको बता दिया। फिर आपकी स्क्रीन पर लिखा था शिक्षण की परिभाषाएं। ध्यान से सुनना बेटा। शिक्षण की 2 परिभाषाएं बहुत अच्छी हैं, परिभाषाएं बहुत सारी हैं, लेकिन वो 2 परिभाषाएं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती हैं, जिसमें से पहली परिभाषा है एच.सी. मॉरिसन की। किसकी बेटा? एच.सी. मॉरिसन महोदय की परिभाषा है। उन्होंने कहा शिक्षण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है, या ऐसे कहें शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है।
शिक्षक क्या होता है बेटा? शिक्षक जो होता है, या हम वैसे कहें शिक्षक एक अधिक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जाता है। देखो समझो हम क्या कहना चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि एक अधिक परिपक्व व्यक्ति होगा और एक कम परिपक्व व्यक्ति होगा। अधिक परिपक्व व्यक्ति वो होगा जो टीचिंग कर रहा होगा, और कम परिपक्व व्यक्ति वो होगा जो क्या कर रहा होगा? ज्ञान सीखने का या ज्ञान सीखना चाह रहा होगा, अर्थात बच्चा होगा। लेकिन होता क्या है, जैसे मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने विषय में थोड़ा सा परिपक्व हूँ और आप परिपक्व होना चाहते हैं, और मैं आपको टीचिंग के माध्यम से जो सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आप सीख करके परिपक्व हो जाते हैं। इससे अच्छी शिक्षण की कोई परिभाषा नहीं होती है। यही H.C. मॉरिसन जी ने कहा है। क्या कहा? फिर से सुनना बेटा। एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में एक ऐसा संबंध जिससे कम परिपक्व व्यक्ति को भी उस दिशा में और आगे बढ़ाया जाए जिससे वो अधिक परिपक्व व्यक्ति बनने का क्या कर सके? प्रयास कर सके। इतनी बात समझ में आ रही है? अर्थात मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको शिक्षण का अर्थ बताया और मैंने आपको H.C. मॉरिसन की एक परिभाषा बताई। दूसरी परिभाषा लिखी हुई स्कीनर महोदय की। क्या? स्कीनर महोदय की। इन्होंने क्या कहा? शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। क्या है बेटा? शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। क्यों क्रम है? आप लोगों ने स्कीनर महोदय का एक सिद्धांत पढ़ा होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या पढ़ा होगा बेटा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्कीनर महोदय का पढ़ा होगा, जिसपे उन्होंने चूहे पर खोज की थी। वहां पर उन्होंने पुनर्बलन की एक चर्चा की थी। उन्होंने कहा था जो पुनर्बलन होता है वो पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। एक पुनर्बलन सकारात्मकता की ओर ले जाता है, एक पुनर्बलन नकारात्मकता की ओर ले जाता है ना। और सकारात्मकता जो पुनर्बलन होता है, उस पुनर्बलन के माध्यम से बालक को सिखाने का प्रयास किया जाता है। समझ रहे हो? लेकिन नकारात्मक चीज़ों से नहीं सिखाया जा सकता है। अर्थात पुनर्बलन जो सकारात्मक होता है उसमें भी दो प्रकार की चर्चा करने की बात करता है। एक आंशिक रूप से करता है, एक सतत रूप से करता है। लेकिन हमें कैसा करना है? हमें आंशिक रूप से करना है। यही बात स्कीनर महोदय ने कही। आंशिक रूप का मतलब ये होता है छोटे छोटे भागों में बांट करके यदि पुनर्बलन दिया जाता है तो वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यदि बांट कर नहीं करेंगे तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अर्थात आप क्या कहोगे? शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। तो मैंने दो परिभाषाएं आपको बता दी। इन दोनों परिभाषाओं को सुपर टेट में से जरूर पूछा जा सकता है। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सीखिएगा, और मैं सिखाकर आपको जरूर जाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना बेटा? मैं इस बात को सिखाकर ही जाऊंगा, बगैर सिखाए क्लास नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आराम से सुनिएगा, आराम से ध्यान दीजिएगा। दीप सर ने अर्थ बताया, दीप सर ने परिभाषाओं में H.C. मॉरिसन की बात की, पुनर्बलन की बात की, और जो भी चीज़ें होंगी मैं और आगे आप लोगों को बताता रहूंगा। फिर बात करते हैं चर की। एडम्स और जॉन डीवी। एडम्स महोदय ने कहीं ना कहीं प्राचीन शिक्षा को देखते हुए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो प्रकार की शिक्षाएं पढ़ी होंगी जब आप लोगों को आधुनिक भारतीय शिक्षा पढ़ाया जाता था। वहां पर जब वैदिक कालीन पढ़ा होगा तो वहां पर एक शिक्षा पढ़ी होगी वैदिक कालीन, मुस्लिम कालीन और बौद्ध कालीन। फिर आधुनिक शिक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन सी? बोलो बेटा, जल्दी बोलो। मैंने वहां पर आपको पढ़ाया। फिर 1813 के आज्ञा पत्र से लेकर आप लोगों को पूरा 1947 के बाद जो आज़ाद हुई 2009 तक जो आरटी थी वो आपने पढ़ा होगा। वो सब कहीं ना कहीं देखते हुए एडम्स और जॉन डीवी महोदय ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए। एडम्स महोदय ने जो विचार दिए उसमें चरों के दो प्रकार बताए। उसमें कहा कि शिक्षक और शिक्षार्थी होना चाहिए। अर्थात शिक्षण के चर कितने बेटा? दो चर। एक शिक्षक होगा और दूसरा शिक्षार्थी होगा, ठीक है ना? शिक्षक जो होगा वो शिक्षार्थी को बगैर किसी पाठ्यक्रम के द्वारा भी सिखा सकता है, जैसा पुराने जमाने में होता था कि नहीं होता था? किसी प्रकार का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता था। ये जरूरी नहीं था कि आपको किसी वेद का ज्ञान लेना ही लेना है, लेकिन एक वेद का ज्ञान लेना है, चाहे जिस वेद का ज्ञान लेना है। अगर आप लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ रखी होगी, चाहे बौद्ध कालीन शिक्षा की बात करें, चाहे मुस्लिम कालीन शिक्षा की बात करें, किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम का प्रावधान वहाँ पर उतना सही तरीके से नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक शिक्षा का उदय हुआ, धीरे धीरे आज के समय में बगैर पाठ्यक्रम के कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। यदि सोचो थोड़ी देर के लिए
यदि आपके सामने जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है यूपी टेट का, तो आप उस सिलेबस से जल्दी पढ़ लेते हो। लेकिन अभी कोई सिलेबस नहीं दिया हो, फिर आप क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे? साइकोलॉजी बहुत बड़ी है बेटा, फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या पूछ लेंगे। लेकिन जब एक सिलेबस आयोग की तरफ से आ जाता है तो उस सिलेबस से पढ़ना आसान हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, एडम्स महोदय ने सिर्फ 2 चर बताए थे, शिक्षक और शिक्षार्थी। इन्होंने किसी भी प्रकार से तीसरे चर की बात नहीं की थी। तो अगर पेपर में पूछा जाएगा एडम्स महोदय ने कितने चर बताए हैं, तो आप राइट आंसर देंगे 2। कौन कौन बेटा? शिक्षक और शिक्षार्थी। और अगर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा जॉन डीवी के अनुसार कितने चर, तो आप कहोगे 3 चर। कितने चर? 3 चर। शिक्षक तो था, शिक्षार्थी था, और नया चर जो जुड़ा वो पाठ्यक्रम हुआ। जैसे शिक्षक होता है स्वतंत्र रूप में, तो स्वतंत्र चर कहा जाता है। शिक्षार्थी होता है आश्रित उस शिक्षक के ऊपर, इसलिए आश्रित चर कहा जाता है। पाठ्यक्रम होता है बीच की कड़ी, दोनों के बीच की कड़ी, क्या पढ़ा दें और बच्चा कितना पढ़ना है उसको, वो सब की कड़ी, उसे मध्यस्थ चर कहते हैं। अर्थात पेपर में, फिर से सुनना बेटा, अगर पेपर में डॉक्टर एडम्स के अनुसार पूछा जाएगा तब आप 2 चर बताओगे, और डॉक्टर जॉन डीवी के अनुसार पूछा जाएगा तो आप 3 चर बताओगे। ठीक है ना बेटा? लिख लेना जल्दी से। क्या करोगे? लिखते रहोगे, और कहीं भी समस्या होगी तो आप किससे पूछोगे बेटा? हमसे पूछोगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है ना? तो कैसे लिखेंगे एक बार सुन लीजिएगा। आप लिखिएगा डॉक्टर एडम्स के अनुसार डैश 2 चर, पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी। दूसरी लाइन पे आइएगा, लिखिएगा जॉन डीवी के अनुसार डैश करिएगा, लिखिएगा 3 चर, और क्या करेंगे? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक कैसा? स्वतंत्र चर। शिक्षार्थी कैसा बेटा? बोलो बोलो बोलो, आश्रित चर। और पाठ्यक्रम कैसा? मध्यस्थ चर। इसको लिख लेना। ना लिखाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप लोग बात को सुने और स्वयं लिखे। लिख दो ना तो आप लोग क्या करते हो, फिर उतना ध्यान से चीज़ों को नहीं सुनते हो। अब मैं लिखूंगा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या सुनना है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेटो महोदय की संवाद विधि, वहाँ पर सुना जाता था, महसूस किया जाता था, और सीखने के बाद आप उस प्रश्न का आंसर सामने वाले को क्या करते थे? बताते थे। तो आइए क्यों ना हम ऐसी पढ़ाई करें, जिस पढ़ाई से हमको सीखने को मिल जाए, जिस पढ़ाई से हम स्वयं चिंतन करके लिखना सीख जाएं। मेरी पूरी 15 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो, 25 मिनट की वीडियो, जितने मिनट की वीडियो होगी बहुत अच्छे से सुनते जाइएगा, और ख़त्म होने के तुरंत बाद अपने मन से लिखते जाइएगा। जहाँ फंसिएगा उस वीडियो को वहाँ पर लेकर जाइएगा, फिर से एक बार देखिएगा, करेक्शन करिएगा और सीख लीजिएगा। इसीलिए मैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, जिससे आप लोग, प्रत्येक जितने लोग हमारे साथ जुड़े हो, सबके सब सीख जाओ। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा? अर्थ बताया, परिभाषाएं बताई, मॉरिसन और बोलो बोलो स्किनर के अनुसार, फिर मैंने चर बताया डॉक्टर एडम्स के अनुसार और जॉन डीवी के अनुसार। आइए हम बात करते हैं अवस्थाओं की। फिर से बेटा ध्यान से सुनना। अवस्थाएं जो ली गई वो टालमैन महोदय के शिक्षण प्रतिमान से ली गई। एक विशेष प्रकार के उद्दीपक का प्रयोग करते हुए, एक विशेष प्रकार की चीजों को जोड़ते हुए शिक्षण प्रतिमान से ली गई, और वो शिक्षण प्रतिमान था टालमैन महोदय का। और टालमैन महोदय के शिक्षण प्रतिमान से जो अवस्थाएं बताई गई वो 3 प्रकार की बताई गई। ध्यान से सुनना बेटा, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक होती है पूर्व क्रिया अवस्था, एक होती है अंतः क्रिया अवस्था, और एक होती है उत्तर क्रिया अवस्था। और जो उत्तर क्रिया अवस्था होती है उसी को हम पश्च क्रिया अवस्था बोलते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था, ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से पहली जो अवस्था होती है वो पूर्व क्रिया अवस्था होती है। क्या होती है? पूर्व क्रिया अवस्था होती है। और जो ये पूर्व क्रिया अवस्था होती है वो अध्यापक की कक्षा में जाने से पूर्व जो क्रियाएं की जाती हैं, जैसे अध्यापक पाठ योजना बनाता है, प्रश्नों का निर्माण करता है प्रस्तावना प्रश्न के रूप में, तो कक्षा में जाने से पूर्व जितनी प्रकार की क्रियाएं एक अध्यापक के द्वारा की जाती हैं उसे हम पूर्व क्रिया अवस्था कहते हैं। जैसे सहायक सामग्री का निर्माण करना, हमें किस तरीके से कल की क्लास को पढ़ाना है इसको पहले से ही चिंतन आधारित करना। कैसे? कब, क्यों, कहाँ, कितने जैसे प्रश्नों के उत्तर जो मन में आए, मतलब बच्चे किस तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं उस टॉपिक से, उन प्रश्नों को भी अच्छे से निर्माण करके, अच्छे से जान करके कक्षा में जाना चाहिए। जैसे थोड़ी देर के लिए उदाहरण दूं, मैं किसी क्लास में पढ़ाने जाऊं या आप किसी क्लास में पढ़ाने जाओ और सामने वाला यदि बच्चा कोई प्रश्न उसी टॉपिक से पूछता है तो एक अधिकार होना चाहिए कि उस टॉपिक का प्रश्न बच्चे को बताने का प्रयास कर देना चाहिए।
यदि नहीं बता पाते हैं तब तो दूसरी बात है, शिक्षक के बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सब कुछ आता ही है, आप कह सकते हो अगले दिन बताएंगे, लेकिन शिक्षण ये कहता है किसी भी तरीके से जिस चीज को पढ़ाने जाओ उसके बारे में पूर्ण अध्ययन करके जाओ, जिससे बच्चे के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सको। इतनी बात समझ में आ रही बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो पूर्व क्रियावस्था कक्षा में जाने से पूर्व, जैसे जो भी चीज आप पाठ योजना का निर्माण करोगे, सहायक सामग्री का निर्माण करोगे, तो वो सब चीजें किस में आ जाएंगी? पूर्व क्रियावस्था में आ जाएंगी। दूसरी टॉलमैन के अनुसार जो दूसरी दी गई शिक्षण प्रतिमान से, वो थी बेटा अंतः क्रियावस्था। कौन सी क्रियावस्था? अंतः क्रियावस्था। कैसे? कक्षा में जाने के बाद जो क्रिया की जाती है, कक्षा में जाने के बाद कौन सी क्रिया की जाएगी? जो बच्चों से प्रश्न पूछोगे, बच्चों को जो सहायक सामग्री बनाए थे उसको दिखाओगे, अर्थात कहीं ना कहीं पाठ नियोजन जो लेसन प्लान किया था उसको व्याख्यात्मक रूप से क्या करोगे? उस शैली को बताने का प्रयास करोगे, उस व्याख्या को करोगे। आप अच्छे से अच्छे अपने जो व्याख्यात्मक शैली, जो व्याख्यात्मक कौशल का प्रयोग करोगे, उन कौशलों का कहाँ कितना प्रयोग करना है, कौन से कौशल का ही प्रयोग करना है, इसकी सटीक जानकारी उस अध्यापक को होनी चाहिए। तो अंतः क्रिया जो अवस्था होती है वो कक्षा में जाने के बाद की क्रिया होती है। समझ रहे हो? दोनों में एक एक अंतर। एक पूर्व क्रियावस्था, कक्षा में जाने से पूर्व जो क्रियाएं की जाती हैं, जो भी मैंने आपको बताया, और कक्षा में जाने के बाद जिस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं उसे कहते हैं क्या बेटा? उसे कहते हैं अंतः क्रियावस्था। तीसरी अवस्था सुनिएगा, उत्तर क्रियावस्था, जिसको हम पश्च क्रियावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च क्रियावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये बात समझिएगा। कक्षा में जब बच्चे को आप सिखा दो और बच्चे को सिखाने के बाद हमने उस बच्चे को कितना सिखाया है ये जानने का प्रयास कर लो। और ये कब जाना जा सकता है? जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा। अब बच्चे का मूल्यांकन कैसे करना है ये समझ लो। बच्चे को जानोगे, बच्चे को पहचानोगे, उसकी समस्याओं को दूर करते हुए जो भी हमने पूर्व क्रियावस्था और अंतः क्रियावस्था से उसको सिखाने का प्रयास किया है, बस उसका पूर्ण रूप से मूल्यांकन करने का प्रयास करोगे। यही पश्च क्रिया या यही उत्तर क्रियावस्था है। तो तीनों अवस्थाएं मैंने आपको बताई, पूर्व, अंतः और उत्तर। कक्षा में जाने से पहले पूर्व, कक्षा में जाने के बाद अंतः, और कक्षा में कितना सिखाया उसका मूल्यांकन करना, ये कहलाती है उत्तर क्रियावस्था। ये था बेटा क्या? ये था अवस्थाओं से प्रश्न। तो मैंने आपको अर्थ बताया, मैंने आपको परिभाषाएं बता दी, मैंने आपको चर बता दिए, और मैंने आपको क्या बता दिया? अवस्थाएं बता दी। बस एक बार ध्यान से सुनना। मैंने अर्थ में कहा ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, ठीक है ना, या किसी भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में संचारित करने की जो सफल क्रिया होती है वो क्रिया, ये सब क्रियाएं शिक्षण कहलाती हैं। दूसरी बात, परिभाषाओं में एस सी मॉरिसन ने कहा अधिक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच एक ऐसा सामंजस्य बना दो जिससे कम परिपक्व व्यक्ति भी अधिक परिपक्व बन सके। स्कीनर महोदय ने क्या कहा? स्कीनर महोदय ने बेटा क्या कहा? उन्होंने सिर्फ पुनर्बलन की अनुक्रियाओं पे या पुनर्बलन पे चर्चा करने का प्रयास किया ना बेटा। फिर यदि हम बात करें एडम्स की, तो हमने आपसे कहा एडम्स के अनुसार 2 चर, शिक्षक शिक्षार्थी, और जॉन डीवी के अनुसार बताया 3 चर, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। फिर टॉलमैन महोदय, अवस्थाओं की यदि बात करें तो टॉलमैन महोदय के शिक्षण प्रतिमान में अवस्थाएं बताई गई 3 प्रकार की। कैसी? पूर्व क्रियावस्था, अंतः क्रियावस्था और उत्तर क्रियावस्था, जो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है ना बेटा? देखो, लास्ट में हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। बात हमारी ये है कि अभी अभी मैंने बोला एसएसजी गुरुकुल का अपना एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, और आप लोगों के लगातार प्रयास से शुभांशु सर के द्वारा एक नए चैनल को बनाया गया, जो उसी का पार्ट है जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, टीचर भर्ती गुरुकुल। आप लोगों के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब सुनने में अंदर ही अंदर खुशी होती है कि ये बहुत जल्दी सारी वैकेंसियां आ रही हैं। सुपर टेट का भी अंदर ही अंदर निर्माण कर रहे हैं, नए तरीके से आयोग का गठन करके वैकेंसी आने वाली हैं। पहले यूपी टेट करा के फिर सुपर टेट तुरंत करा लिया जाएगा, और 40 दिन का जैसे ही 2018-19 के बीच में गैप हुआ था वैसे ही करके 40 दिनों के गैप में हो जाएगा। तो बेटा ये मान के चलो कि इस बार की होली अच्छी होनी है।
तो अच्छी होली होने के लिए आपकी तैयारी होनी है। क्यों? क्योंकि इस समय कौन सा महीना चल रहा है, तो सोचना है। इस समय हम लोग चल रहे हैं सितंबर में, हटा दो, खत्म होने वाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 6 महीने बचे हैं। तो सुपर टेट के किसी भी विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए 6 महीने का समय होना अनिवार्य होता है। मिनिमम की मैं बात बेटा कर रहा हूँ, घोल के थोड़ी ना पी लोगे, पढ़ना पड़ेगा। 14 विषय हैं, तो उन 14 विषय को पढ़ने के लिए आप सोचो कि हम सिर्फ 40 दिनों में पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पढ़ रहे हैं फिर उनसे आप थोड़ा तो पीछे हो ना। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो, अच्छे से पढ़ो। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हमसे पूछो, ठीक है ना। हमारे कांटेक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं, पूछिए, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। हम लोग इसीलिए आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो बेटा आप लोग क्या करोगे, इस क्लास को नोट करोगे, कोई समस्या आएगी तो आप हमको बताओगे। और जब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू।